हमारे जो पेशेंट वीडियोस देखते हैं उन्होंने काफ़ी सारे सवालात किए हुए हैं, जो कि आई थिंक उन सवालों को एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। और सवाल भी बहुत सारे अहम सवाल हैं और कभी हम इन पे वीडियोस बनाते भी रहते हैं, कभी नहीं भी होती। इनमें कुछ ऐसे सवालात हैं जिनमें हम डिटेल से इनको बाद में डिस्कस भी करेंगे। अभी कुछ बेसिक बेसिक चीज़ें। अब जैसे एक बहुत बड़ा कॉमन सा सवाल पूछा है एक पेशेंट ने कि ये जो सीकेडी है या गुर्दों की दायमी बीमारी है, इसमें और क्या क्या मसले हो सकते हैं, यानी कि इस बीमारी की वजह से और भी कोई इश्यूज़ हो सकते हैं? जी बिल्कुल हो सकते हैं। इसके साथ दिल के मसले हो सकते हैं, तो फालिज का मसला हो सकता है, खून की कमी हो सकती है, जो हड्डियाँ होती हैं उनमें मिनरल बोन डिजीज़ जो हमने डिस्कस किया उसकी मसले हो सकते हैं। और इसके अलावा जनरल वीकनेस और भी काफ़ी सारी चीज़ें जो इसके साथ रिलेटेड हैं वो हो सकती हैं। और इसके बाद एक और सवाल एक पेशेंट ने किया कि जो सीकेडी के पेशेंट हैं या पेशेंट ऑन ट्रांसप्लांट हैं या यानी कि जो रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी पे हैं, यानी जो डायलिसिस करवा रहे हैं या डॉक्टर के पास ट्रांसप्लांट के लिए फॉलो अप करते हैं या सीकेडी की किसी भी स्टेज पे हैं, तो उनको डॉक्टर को कितनी बार दिखाना चाहिए? तो इसका एक जनरल रूल है कि एवरी मंथ आपने डॉक्टर को विज़िट करना है, चाहे आप सीकेडी की किसी भी स्टेज पे हैं, ट्रांसप्लांट है या आप डायलिसिस पे हैं। अब इसमें एक चीज़ होती है कि आपने हर इसमें महीने के बाद तो आपने विज़िट कर लिया, फ़ॉलो अप कर लिया, लेकिन इसके बीच में अगर आपको कहीं भी कोई ज़रूरत पड़ती है, जैसे कोई तबीयत ख़राब हुई, कोई इस तरह का मसला जिसको आप समझते हैं कि उसको एड्रेस होना चाहिए, तो आप किसी भी वक्त डॉक्टर के पास जा सकते हैं। वरना एक जनरल रूल है कि आप मंथली जाएँ और उनका अपना जो अगर ट्रांसप्लांट है तो अपने दवाइयों के लेवल्स करवा के जाएँ, अपने आरएफटीज़ करवा के जाएँ, तो आप मंथली उनको दिखा सकते हैं। इसके बाद पेशेंट का एक बड़ा जेन्युइन सा क्वेश्चन होता है कि फर्टिलिटी, यानी कि सीकेडी के साथ गुर्दों की दायमी बीमारी के साथ फर्टिलिटी और जो सेक्सुअल लाइफ है उस पर कोई इफेक्ट पड़ सकता है? बिल्कुल ऐसे है, पड़ सकता है, क्योंकि ये जो सीकेडी है इसके साथ ना सिर्फ एक तो सेक्सुअल लाइफ डिस्टर्ब होती है बल्कि फर्टिलिटी भी बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाती है। जो फीमेल्स हैं उनमें गोनेडल एट्रोफी, यानी कि उनके जो ग्लैंड्स हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं, जो हार्मोनल इम्बैलेंस होता है यूरेमिया की वजह से, और जो हार्मोन्स हैं उनको किडनी उस तरह से जिस्म से बाहर नहीं निकाल रही होती, तो ये सारे मसले इस तरह से डिस्टर्ब हो जाते हैं। और मेल में भी जो लॉस ऑफ लिबिडो होता रहता है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन यानी कि इरेक्शन के प्रॉब्लम होते हैं, और जो स्पर्मेटोजेनेसिस यानी जो स्पर्म बनने का अमल है वो बहुत बुरी तरह से इससे मुतासिर होता है। और इवन अगर प्रेगनेंसी सीकेडी में हो भी जाए तो एक प्रेग्नेंट फीमेल के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, काफ़ी सारे मसले हो सकते हैं, प्री मेच्योर लेबर हो सकता है, बर्थ डिफेक्ट हो सकते हैं बच्चे में। तो ये सारी चीज़ें प्रॉपर कंट्रासेप्शन के साथ और अपने डॉक्टर से डिस्कस करने के बाद ये चीज़ें करनी चाहिए। तो डेफिनेटली सीकेडी के साथ ये सारे मसले जो सेक्स रिलेटेड और सेक्सुअल लाइफ के साथ और जो इनफर्टिलिटी है ये इसमें ऑब्वियस होती है। अब इसके अलावा एक सवाल पूछा जाता है कि जी ये जो एक्सरसाइज है, सीकेडी के पेशेंट एक्सरसाइज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, बल्कि ये तो बहुत अच्छी बात है कि उनकी लाइफ को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए इससे मसल स्ट्रेंथ इंक्रीज़ होती है, ओवरऑल जनरल कंडीशन बेहतर होती है, जो आपको इंडिपेंडेंट बनाती है, यानी कि आप अपने काम बड़े इजीली कर सकते हैं एक्सरसाइज करने के बाद, क्योंकि आपका ओवरऑल जो जनरल कंडीशन है वो बेहतर हो जाती है। इसके बाद एक सवाल है कि इस एक्सरसाइज के साथ ही रिलेटेड है कि इसके साथ हम सीकेडी या गुर्दों की दायमी बीमारी के साथ हम काम कर सकते हैं, कोई वर्क प्लेस पे जा सकते हैं? डेफिनेटली इस तरह का वर्क प्लेस जो ऑफिस टाइप है या कोई छोटा मोटा काम है, घरों में कोई अप्लायंसेस का काम है या कोई इस तरह का काम है जो जनरली आपको बहुत ज़्यादा एक्सर्शन ना करवाए, डिहाइड्रेशन ना करवाए, या आपकी ओवरऑल जो आप जितनी आपकी एबिलिटी है उसको डिस्टर्ब ना करे, तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा जो स्टेंसस एक्सरसाइज टाइप काम होते हैं वो फिर आप शायद नहीं ना कर सकें और करने भी नहीं चाहिए। तो जो छोटे से काम, मामूली काम है, ऑफिस में बैठना है, कोई ब्रेन वर्कआउट है, कोई आप कंप्यूटर पे बैठ के काम करते हैं या इस तरह के काम है,
इवन थोड़े बहुत एक्सरसाइज रिलेटेड काम भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सेसिव जिसमें वर्कलोड होता है वो डेफिनेटली आप नहीं कर सकेंगे। इसके बाद है कि इसकी जो पेशेंट होते हैं CKD के, दायमी बीमारी के, वो ट्रैवल कर सकते हैं। जी बिल्कुल ट्रैवल कर सकते हैं। उनमें ये होता है कि अगर सबसे बड़ा मसला ये होता है कि आप अगर रीनल रिप्लेसमेंट थेरापी पे हैं, यानी कि अगर आप डायलिसिस करवा रहे हैं, तो जहाँ आप जा रहे हैं वहाँ पे डायलिसिस अवेलेबल हो, वहाँ पे आपका ट्रीटमेंट अवेलेबल हो, तो डेफिनेटली आप जा सकते हैं। बहुत लंबा ट्रैवल भी कर सकते हैं कि जो आपको ना थकाए, जो आपकी ओवरऑल कंडीशन को ना ख़राब करे। इवन एरोप्लेन में, ट्रेन में, बस में जा सकते हैं, लेकिन वो जो आपकी कंडीशन को ख़राब ना करे, तो डेफिनेटली आप ट्रैवल कर सकते हैं। उसके बाद पेशेंट पूछते हैं जी इसमें इस सारे CKD में कौन कौन सी दवाइयाँ इस्तेमाल करनी चाहिए। अब ये डिपेंड करता है, दवाइयाँ तो आपकी कंडीशन के ऊपर होती हैं। जो जनरल रूल्स हैं, जो लाइक कैल्शियम है, एनीमिया के लिए दवाइयाँ हैं, ब्लड प्रेशर के लिए दवाइयाँ हैं, ये तो डेफिनेटली लेनी होती हैं। इसके अलावा CKD की स्टेज पे डिपेंड करती हैं। डायबिटीज़ से रिलेटेड हैं तो उस पर डिपेंड करेंगी। पेशेंट का ट्रांसप्लांट हुआ है तो उसकी दवाइयाँ कुछ और अलग होती हैं। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड्स अपॉन दी स्टेज ऑफ CKD। ऑन डायलिसिस हैं तो और दवाइयाँ होंगी, और अगर रीनल ट्रांसप्लांट हुआ है तो बहुत ही मुख्तलिफ दवाइयाँ होती हैं, जो कि एवरी मंथ उनको मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी होता है। इसके अलावा पेशेंट ने पूछा है कि इसके साथ कोई विरासती मसले, यानी कि अगर एक बंदे को ख़ानदान में किसी को डिज़ीज़ हुई है गुर्दे की, हेरिडिटरी कोई मसला है, तो वो क्या आगे भी ट्रांसफ़र होगा, या मेरे वालिद साहब को हुई है डिज़ीज़ तो मुझे भी हो सकती है। इट डिपेंड्स अपॉन, पहले तो जो हेरिडिटरी डिजीज़ हैं लाइक अल्पोर्ट सिंड्रोम है, या फिर पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़, या इस तरह कई एक्स लिंक्ड रिसेसिव या डोमिनेंट जो डिजीज़ हैं, वो डेफिनेटली अगली जनरेशन में जो है ना वो प्रेजेंट हो सकती हैं। तो अगली जनरेशन में डेफिनेटली जेनेटिक डिजीज़ तो प्रेजेंट होगी, लेकिन अगर किसी को डायबिटीज़, हाइपरटेंशन है तो डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन तो रिलेटेड होगी, लेकिन उस डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन से अगर किसी को CKD हुआ है तो ये ज़रूरी नहीं कि आपका जो बंदा है उसको भी CKD हो जाएगा। इट डिपेंड्स अपॉन कि CKD हुआ है और आपने अच्छा उसको मेंटेन किया है, डायबिटीज़ को, हाइपरटेंशन को, तो ज़रूरी नहीं कि वो डिज़ीज़ आप में भी प्रेजेंट हो जाएगी। हो सकता है कि CKD की कोई स्टेज ही प्रेजेंट ना हो। ये जितना अच्छा कंट्रोल होगा उस पर डिपेंड कर। एक लास्ट क्वेश्चन है कि जो CKD के पेशेंट होते हैं उनमें क्राइटेरिया क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर दी ट्रांसप्लांट। तो ट्रांसप्लांट का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि एवरी पर्सन जिसको डिजीज़ है, गुर्दों का मसला है, और वो उसको रीनल रिप्लेसमेंट थेरापी की ज़रूरत आन पहुंची है, तो वो ट्रांसप्लांट का कैंडिडेट है। अब उसमें बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। नंबर 1 के एज है, अगर तो एज बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर गई है, यानी 70 ईयर्स से अबव है, तो फिर ये एक कंट्राइंडिकेशन हो जाती है ट्रांसप्लांट के लिए, क्योंकि लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी आगे देखनी होती है, और आप इतनी बड़ी सर्जरी को बर्दाश्त कर सकेंगे, या इम्यूनोसप्रेशन जो आपने बाद में लेनी है। ओवरऑल जनरल बंदे की कंडीशन कैसी है कि वो ट्रांसप्लांट की तरफ जा सकता है कि नहीं। यंग बंदा है तो डेफिनेटली इज़ अ वेरी गुड कैंडिडेट। और इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लाइक आपका BMI है, लिपिड प्रोफाइल आपका देखना होता है, BMI आपका कम होना चाहिए। और इवन अगर ट्रांसप्लांट पे आप जा रहे हैं, कोई इस तरह की डिज़ीज़ हो जो कि आपको पता हो कि बाद में प्रेजेंट हो जाएगी अगेन ट्रांसप्लांटेड किडनी में भी, तो डेफिनेटली उसको या तो अवॉइड करना चाहिए, या फिर कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं कि वो प्रेजेंट ना हो। उसमें बड़ी अच्छी आपको एक कॉम्पिटेंट नेफ्रोलॉजिस्ट बड़ी अच्छी आपकी रहनुमाई फरमाएगा। उसके बाद होता है कि अगर आप ट्रांसप्लांट करा लिया है तो वो डिपेंड करता है कि वो कितना अर्सा चले। ओवरऑल जो आपने ख्याल रखना है उसकी मेडिसिन, इम्यूनोसप्रेशन, उस पे ये बड़ा डिपेंड करता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपने ये सवाल पूछे थे, ये 8-10 सवाल है। मेरा ख्याल था कि इस पे एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है, तो ये मैंने आपके सवालों को एड्रेस किया। थैंक यू वेरी मच।